Okay, so welcome to the ninth lecture for the subject structure analysis. So let's see कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. So लास्ट क्लास में हमने बेसिकली एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया था और उसका एसएफटी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था. नाउ जो हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आप सीख चुके हैं, है ना. आपने ऑलरेडी इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ रखा है. अब आप सफिशिएंटली सीख चुके हैं, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ. तो अगर किसी को ठीक से नहीं आया तो वो थोड़ा अपनी पुरानी बुक्स देखें, तब हम आप इजीली समझ पाएंगे, है ना, या फिर थोड़ा फास्ट हो पाएंगे या एरर नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड कि आप एसएफडी बीएमडी जानते हैं, है ना. तो आज का जो टॉपिक है ये है मोमेंट एरिया मेथड. ओके, तो क्या है मोमेंट एरिया मेथड. तो पहली बात जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो ये है कि इट वाज गिवन बाय मोहर. जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, मोहर है. उन्होंने ये डेवलप किया था. तो क्योंकि वी आर पीपल ऑफ साइंस, सो वी शुड गिव क्रेडिट टू द साइंटिस्ट ऑल्सो. इनकी वजह से चीज़ें पॉसिबल हुई हैं. सो वी शुड नेवर फॉरगेट टू पे द रेस्पेक्ट फॉर द साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस. So you must know who have given this method. So Mohr have given this method. Now second important thing that you should know कि ये use क्यों होता है. Okay, so it is useful for calculation of deflection in beam, है ना. बीम के अंदर जो भी डिफ्लेक्शन होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है ना. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, या मुझे यहाँ पे मेंशन ही कर देना चाहिए कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये मेनली बिकॉज ऑफ बेंडिंग की वजह से होता है. बेंडिंग डिफ्लेक्शन को ये कैलकुलेट करता है ये मेथड. ओके, नाउ अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है ना. तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. डिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब क्या है. डिफ्लेक्टेड स्लोप, और दूसरा मतलब क्या है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना. इसका मतलब ये है. तो जब भी वर्ड डिफ्लेक्शन आपके सामने आए तो इन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं वो, है. क्या होता है डिफ्लेक्टेड स्लोप. तो लेट अस से कि ये एक कोई सी बीम है ना. लेट अस अज्यूम कि एक कोई बीम है ना. लेट अस से कि इस पे कुछ लोड लगा हुआ है. ओके, कुछ लोड ऐसा लगा हुआ है, उसकी कुछ भी यूनिट है.
तो लोड की वजह से ये बीम क्या होगी, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, है ना, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप किसी भी सेक्शन की बात करें, बीम के किसी एक सेक्शन की बात करें या किसी इस पॉइंट की बात करें, है ना, कोई भी एक सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है आपकी क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y से। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम A दे देता हूँ ना, ये जो कलर है ना, इस पॉइंट A के ऊपर ही अगर आप इस तरीके से देखें, है ना, यहाँ पे अगर आप देखें कि ऐसा एक इस, है ना, यहाँ पे एक क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरीके से, है ना, इस, तो वो जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, है ना, जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा क्या है आपका, स्लोप है, या है ना, स्लोप है या डिफ्लेक्टेड स्लोप है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, dy बाय dx से, या फिर इसको आप थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है ना। इन थीटा को और आप क्या है, डिस्प्लेसमेंट को आप कैलकुलेट करते हो किससे, इस मोमेंट एरिया मेथड से, है ना। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिफ्लेक्शन शुड बी, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इज अनवांटेड, है ना, या ये डिज़ायरेबल नहीं है एक स्ट्रक्चर के लिए, है ना। आप एक ऐसे घर में नहीं रहना चाहेंगे जिसकी बीम क्या है, बहुत ज़्यादा बेंड कर गई हो, है ना। वो जो कॉमन पीपल है उनको थोड़ा ठीक फील नहीं होगा, है ना, जो भी घर के अंदर रह रहे हैं और एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो गया है, तो ऐसा फील होगा कि हमारा स्ट्रक्चर वीक है या कमज़ोर है, कभी भी टूट सकता है, ऐसा फील होगा। एक्चुअल में ऐसा होगा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर टूटेगा या नहीं टूटेगा ये अलग मैटर है, लेकिन ऐसा फीलिंग ज़रूर आएगा कि स्ट्रक्चर वीक हो गया है। इसलिए आपको डिफ्लेक्शन हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, सो दैट कॉमन पीपल या सिविल लोग जो रहने वाले हैं, जो सिविल इंजीनियर जिनके लिए घर बना रहे हैं, वो कंफर्टेबली रह पाए। ओके, तो ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है। नाउ इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट एरिया मेथड आपको कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पे मोमेंट एरिया मेथड के दो थ्योरम हैं। दिस इज थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहता है कि अगर कोई बीम है उसमें अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है तो थ्योरम 1 कुछ मैथमेटिकली इस तरीके का डिस्क्रिप्शन देता है, इक्वल टू
एरिया ऑफ M upon EI डायग्राम between A and B, है ना। ये इस तरीके का कुछ थ्योरम है। जो सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि डेल्टा B स्लैश A इज इक्वल टू एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। ओके, थोड़ा सा इसे समझिए। एक्चुअल में थोड़ा मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम मल्टीप्लाई बाय X बार, इस तरीके से इसका मतलब यहाँ पे X बार क्या होता है और डेल्टा B स्लैश A क्या होता है, और ये सब जो वेरियस चीज़ों को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसका क्या मतलब होता है ये हम बाद में समझेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो भी थ्योरम लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में आ कैसे रहे हैं। ओके, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स सी कि ये एक्चुअल में कैसे आता है ना। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेशन कर देता हूँ ताकि आप बात समझ जाएंगे या पैनिक नहीं करेंगे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। ओके, तो दोबारा से बेसिक पे आएंगे कि एक कोई सी भी बीम बना लें आप, है ना। मैं सिंपल ही बीम बना के चल रहा हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये आपकी एक बीम है। इस पे आप लोडिंग लगा दें। ओके, तो ये जो बीम डिफ्लेक्ट होती है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। इस तरीके से आपकी बीम डिफ्लेक्ट होती है। ये पहला स्टेप है आपका। नाउ थोड़ा अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो बीम है, डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज सर्कुलर। ओके, अंडर प्योर बेंडिंग। इस तरीके से आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस तरीके से बताया जाता है कि बीम जो है आपकी क्या है, सर्कुलर बेंडिंग है।
बैंड होती है सर्कुलर तरीके से। कहने का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। ओके, इस तरीके से सर्कल बनेगा ये, है ना। सो ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक आर्क है ब्लैक कलर वाली, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक सेंटर भी होगा, है ना। लेट अस से कि ये जो ओ है ये सेंटर है ना। इस तरीके से आपकी बीम है। इसका मतलब है कि अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल की कुछ रेडियस आर भी होगी, है ना, रेडियस आर भी होगी। और अगेन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही एक रिलेशन उठाते हैं, है ना, जिसे कहा जाता है फ्लेक्सचर फॉर्मूला। फ्लेक्सचर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, m अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा अपने अपने यूज़ की चीज़ें को देखें तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मोहर ने इस रिलेशन का यूज़ किया। ओके, इन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी बीम है इस पे एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया, है ना, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया और फिर इंटीग्रेशन का यूज़ किया, है ना। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, लेट अस से कि इस तरीके से एक एलिमेंट बना लेते हैं, है ना। तो ये एक बहुत स्मॉल सा एलिमेंट उन्होंने लिया। ओके, और इस एलिमेंट पे उन्होंने स्टडी करी। लेट अस से कि इस एलिमेंट की ये जो लेंथ है ये क्या है, dx है ना, और जो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है ये क्या है, d थीटा है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से रिलेशन यूज़ किया, डी थीटा और डी एक्स में आप रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं ना। ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला रिलेशन जो है ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिलेशन से इन्होंने क्या निकाला कि जो डी थीटा है ना, एल हमारा कितना है, आर है यहाँ पे, सॉरी, एल हमारा कितना है, डी एक्स है, और रेडियस हमारा कितना है, आर है। यहाँ से इन्होंने आर का रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि आर क्या होता है आपका, डी एक्स बाई डी थीटा। इस रिलेशन को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कि m अपॉन ई आई इज इक्वल टू आर, एंड देन आर की वैल्यू इन्होंने यूज़ करी डी एक्स डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय ई आई। ओके, इस तरीके से इन्होंने ये रिलेशन का यूज़ किया। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने कुछ गलत कर दिया। ये क्या है, 1/r है ना, ये 1/r है। सो दिस इज 1/r। तो यहाँ पे 1/r की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि जो डी थीटा है ये क्या है, m अपॉन ई आई डॉट डी एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे
इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू m अपॉन ई आई डॉट डी एक्स, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ ये इंटीग्रेशन जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना। तो चूंकि हमारे पास बीम है और कोई इनफाइनाइट चीज़ तो है नहीं, बीम तो क्या है, डेफिनेट चीज़ है, तो हम दो लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आप बीम पे कोई एक ऐसा पॉइंट बना लें कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा कोई पॉइंट बी है ना, आर्बिटरी कोई भी पॉइंट बना लें, तो अगर मैं इसी इंटीग्रेशन को ए और बी के बीच में करूं तो ये मुझे जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा, थीटा बी ए मिलेगा, है ना। और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेके बी तक। ओके, तो एक्चुअल में ये जो रिज़ल्ट है हमारा, है ना, ये जो हमारा रिज़ल्ट है, यही रिज़ल्ट हमारा क्या है, थ्योरम 1 है ना। थीटा बी ए का मतलब क्या है, बेसिकली इंटीग्रेशन का बी ए का मतलब क्या है कि भैया थीटा बी माइनस थीटा ए, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया किस चीज़ का हो रहा है, m अपॉन ई आई का हो रहा है, तो एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डाइग्राम, है ना। इस तरीके से आपने जो पीछे ये जो थ्योरम लिखा है ये इस तरीके से डेवलप किया गया है ना, ये वाला थ्योरम। अब वापस आएं, यहाँ पे जो थीटा बी और थीटा ए क्या है, तो सिंपल सी बात है कि क्या है, यहाँ पे ए के ऊपर जो स्लोप बन रहा है वो थीटा ए है, जो बी के ऊपर जो स्लोप बन रहा है वो क्या है आपका थीटा बी है ना। जहाँ पे भी जिस भी दो पॉइंट के बीच में आपने इंटीग्रेशन किया है ना। ना फिर इन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का यूज़ किया और ऐसे इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को इन्होंने बोला कि भैया ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डी टी है ना, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डी टी है। और फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या किया कि आप ये जो डी टी है ये आप ए और बी के डिफरेंस के लिए आप बात करिए। ओके, कोई भी पॉइंट ए और बी के लिए बात करिए, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो dt है इसका रिलेशन आप इस्टेब्लिश करिए, है ना। तो इन्होंने ये dt को एक्सटेंड करके बात करी, थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। इन्होंने इसको ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पे बात करी कि ये dt है, लेट अस से यहाँ तक की डिस्टेंस x है ना। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कोई एक कंक्लूजन निकाल सकें, है ना, इंटीग्रेशन से कोई रिज़ल्ट निकाल पाएँ, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि dt और dx के बीच में ये रिलेशन निकालना चाह रहे थे, है ना। तो ये कैसे होगा, तो आप इस तरीके से समझिए कि ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल होगा, बिल्कुल सेम एंगल होगा सर्कल की प्रॉपर्टी से। सो लेट अस से कि ये एंगल क्या है, डी थीटा है ना। अगर ये एंगल डी थीटा है तो अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, सेम सर्कल की प्रॉपर्टी दोबारा से आपको अप्लाई करनी है। तो ये जो रिलेशन हो जाएगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कर देता हूँ ताकि
ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू एक्स डॉट डी थीटा। सर्कल की प्रॉपर्टी है ना, जो वही थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। नाउ डी थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना। तो अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एम अपॉन ई आई है ना, डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है ना। हमेशा कोई भी डेरिवेशन कंक्लूजन के लिए किया जाता है। तो कंक्लूजन कैसे निकल सकता है, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि डी टी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो यहाँ पे डी टी यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वापस से बेसिक पे आएंगे, है ना, वापस पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डी टी है ना। तो ये एक हिसाब से क्या है, जो इस पॉइंट पे जो y आएगा और इस पॉइंट पे जो y आएगा, दोनों का डिफरेंस है डी टी, है ना। तो वो इस डिफरेंस का यूज़ करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें टी को इतनी आसानी से खोना नहीं है, डी टी को इतनी आसानी से खोना नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया है ना, वो क्या करते हैं, यहीं पे उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों ऐसा इंटीग्रेट कर रहे हैं आप समझ जाएंगे। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा मेथड है, कॉमन सेंस है। ऑन इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एक्स डॉट डी थीटा, ये इंटीग्रेशन है ना। अगेन आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो कोई भी दो पॉइंट, जैसा हमने पहले किया था, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। दोबारा से हम ए और बी को ही कर रहे हैं, क्योंकि बीम क्या है, एक डेफिनेट चीज़ है। तो हमें इंटीग्रेशन क्या करना चाहिए, डेफिनेट करना चाहिए, ए और बी। और टी क्या है ना, टी क्या है आपका, एक हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे टी क्या है, यहाँ सॉरी टी क्या है, चूँकि ये क्या है, इस तरीके से समझिए, चूँकि ये ऐसा सर्कुलर है ना। तो ये जो डी टी कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ की इस तरीके की स्लोप से डेवलप हो रहा है ना। ये ऐसा एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, इस तरीके से डेवलप हो रहा है। ओके, हालांकि ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट स्टिल यू शुड नो, है ना। तो ये टी असल में क्या है कि बी से क्या है आपका, ए के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन है, बी और ए के बीच के डिफरेंस का डिफ्लेक्शन है, जो बेसिकली कैसे डेवलप हो रहा है आपका, इस स्लोप से डेवलप हो रहा है ना। लेट मी ये आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ से आप एक ऐसा ये लाइन खींचेंगे, है ना, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये आपका डी टी है ना। ये जो ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा देखने में वैसा लग रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन खींच जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ये सब रिलेशन नहीं लगा पाते ना, है ना। ये वाला रिलेशन हम नहीं लगा पाते, है ना। थोड़ा बात समझिए, ये सर्कल के टर्म्स में बनाया हुआ है कि यहाँ से टेंजेंशियल है ये, है ना। ये देखने में थोड़ा वैसा लग रहा है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा
इस तरीके से आ रहा है, b स्लैश a से आ रहा है। ओके, अगर आप इसी चीज़ को मैं डेल्टा के टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, b स्लैश a, और ये क्या हो जाएगा, अगर डी थीटा ऑलरेडी आपने यहाँ पे देखा हुआ था कि ये क्या निकल के आ रहा है, ये पोर्शन निकल के आ रहा है, जो कि बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डाइग्राम है। ओके, सॉरी। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है कि ये क्या है कि x का मल्टीप्लाई किससे हो, एरिया ऑफ m अपॉन ई आई डाइग्राम। थोड़ा अगर आप मैथमेटिक्स समझते हैं तो आप ये भी समझेंगे कि जो x पे भी इस इंटीग्रेशन का इफ़ेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हमने x बार लगाया है। ओके, तो एक्चुअल में यही चीज़ क्या है, आपका सेकंड थ्योरम है। यही चीज़ क्या है, आपका सेकंड थ्योरम है। इसको मैं सिंपल सा समझाने के लिए, ऊपर चूँकि डायग्राम ठीक से बना नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये बीम लेटर से आपकी कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुई है ना, लेटर से कि ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, ठीक है। और ये जो डेल्टा B स्लैश A है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप A के ऊपर क्या ड्रॉ करें, इस तरीके से स्लोप ड्रॉ करें, A पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो B पॉइंट तक का जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल्टा B स्लैश A है ना, ये है। सो ये इसका मीनिंग है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका जो मेन क्वेश्चन है वहाँ पे आप इसको यहाँ पे हमने मेनली थ्योरम लिखा है, यहाँ पे आप समझ सकें, है ना। सॉरी, ये इसका मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डेल्टा B स्लैश A का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन एट A with respect to tangent ओके ओके सॉरी, ये डिफ्लेक्शन एट B with respect to tangent at A, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच का, है ना, दो पॉइंट के बीच का, वो भी डायरेक्टली नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंट, है ना। और x बार क्या है, x बार क्या है, जो A और B जो आपने पॉइंट लिए थे, x बार क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम B टू CG ऑफ M अपॉन EI डाइग्राम, है ना। ये मतलब है इसका। तो हालांकि आप बुक्स देखेंगे तो ये डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना। कई बार बुक्स में ये पीछे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। हालांकि ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इन चीज़ों से मतलब होना चाहिए। हालांकि देखने में ये काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब सिंपल सी लग रही हैं, लेकिन you really have to be very sensitive while using these
फार्मूलाज। ओके, ये जो थ्योरम है इनका यूज़ करने के लिए काफ़ी ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप मीनिंग नहीं समझेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के रूप में यूज़ करके देखते हैं तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, है ना। लेट अस से कि आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड deflection at A and B, है ना। ये इस तरीके से मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल कि एक सिंपल सी बीम है ना, एक सिंपल सी बीम है। या फिर मैं थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूँ। ओके, लेट अस से ये एक बीम है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है बी। इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा है आपका, लेट अस से डब्ल्यू, है ना। एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस से ये कोई पॉइंट ए है। ओके, तो इस तरीके से आपसे डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं कि भैया बी पॉइंट पे आप बताइए क्या होगा डिफ्लेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आपको स्लोप की ज़रूरत है ना, आपको स्लोप की ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे आके देखेंगे आप कि आपको क्या करना पड़ेगा, M/EI डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो M/EI डायग्राम का मतलब क्या है कि ये जो बीम है इसकी कोई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और कोई एक वैल्यू I है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें, वो उसका मतलब क्या है, M, है ना। तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो आई एज्यूम कि अब आपको आता है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, है ना। ये क्या होगा, हॉगिंग होगा। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, W × L। ये क्या है, लेंथ, इसकी L है। ये जो डायग्राम बना है आपने क्या बनाया है, BMD, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया है ना। इसी डायग्राम में आपको क्या कर देना है, M/EI डायग्राम बनाना है तो EI का डिवाइड कर देना है ना। तो इसी में आपको क्या कर देना है, EI का डिवाइड कर देना है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, WL डिवाइडेड बाय E × I। तो इसी को आप क्या कहने लगेंगे, M/EI डायग्राम। ओके, M फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये जो डायग्राम बन गया है आपका, है ना, इस तरीके से बन के रेडी है। अब मोमेंट एरिया मेथड में आपको क्या करना है, भैया आपका टारगेट है बी पॉइंट पे स्लोप निकालना। ये पॉइंट है आपकी बी, ये पॉइंट है आपकी ए। तो आपको ये क्या सुविधा अलाउ करता है कि ये क्या होता है, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, ओके, बिटवीन B एंड A। तो कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करें, एरिया निकाल लें। एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, L, हाइट कितना है, W, L डिवाइड बाय EI।
ना चूँकि आप देखेंगे ये क्या है, आपका सपोर्ट फिक्स्ड है और फिक्स सपोर्ट पे थीटा क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है क्या है कि थीटा ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, थीटा ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो वैल्यू क्या हो गई, WL डिवाइड बाय 2EI। तो थीटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, WL डिवाइड बाय 2EI, है ना। तो ये आपका सिंपल स्टेप्स में क्या हो गया, आपका स्लोप कैलकुलेट हो गया, है ना, यूजिंग मोमेंट एरिया, है ना, मेथड। तो ये आपका एक चीज़ कैलकुलेट हो गया। अगर आपको दोबारा से क्या करना है, वाई की ज़रूरत है ना, तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, सेकंड थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, डेल्टा बी स्लैश ए क्या होता है, एक्स बार इंटू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। डायग्राम बिटवीन बी एंड ए। ओके, तो डेल्टा बी स्लैश ए क्या होगा, एक्स बार इंटू ये। तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे आ जाएं, किन दो पॉइंट के बीच में आप एरिया निकाल रहे हैं, ए और बी, है ना। तो एक्स बार क्या है, सी जी से बी तक की डिस्टेंस, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 2/3 ऑफ एल, है ना। तो इसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 2/3 ऑफ एल, है ना। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है आपका एल, हाइट कितनी है, WL बाय EI, है ना, ट्राइंगल की इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो ये डेल्टा बी स्लैश ए कितना हो जाएगा, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3EI, है ना। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अभी हमको क्या मिला है, डेल्टा बी स्लैश ए मिला है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, इसका मतलब क्या है, थीटा बी, इसका मतलब है वाई बी। ओके, तो अभी जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को दोबारा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बात समझें, है ना। हमने क्या निकाला है, ये लोड है, तो बीम हमारी कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है ना। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, इसका नाम क्या है, वाई बी। हमने अभी क्या निकाला है ना, डेल्टा बी स्लैश ए निकाला है। इसका क्या मतलब है, आप पीछे जाके देखेंगे, बी स्लैश ए का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन एट बी, कहाँ से, टेंजेंट एट ए से हमें डिस्टेंस निकाल, इसका ये मतलब है। तो भैया ए पे आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, है ना, टेंजेंट ए पे ड्रॉ करिए। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट कैसा ड्रॉ होगा, बिल्कुल ऐसा, है ना। और बी पॉइंट से इस टेंजेंट तक की डिस्टेंस क्या है, वाई बी है। इसका मतलब है यही जो डेल्टा बी स्लैश ए है, यही हमारा क्या है, वाई बी है। ये क्या है आपका, WL स्क्वायर बाई 3I। तो ये हमारा क्या है, एक वैल्यू है जो आपने निकाला है। ओके, तो इस तरीके से आप मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करके किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। नाउ इम्पॉर्टेंट
थिंग जो है यहाँ पे वो यही कि अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना नहीं आता है तो फिर आप एम अपॉन ई आई डायग्राम नहीं बना पाएंगे, कभी आप उनका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप उसका सी जी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो फिर आप मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। सो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, है ना। खुद से ट्राई करेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिचुएशन आप बना सकते हैं, है ना। लेट अस से ये बीम है, ये ए है, ये बी है। दोबारा से आपसे पूछा गया है कि भैया थीटा बी की वैल्यू बताइए और वाई बी की वैल्यू बताइए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन अगर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना नहीं आता है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखना है ना। तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। इस तरीके से आएगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखेगा। लेटर से ये जो वैल्यू है ये क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्या है, लेंथ L है। और ये जो हाइट आएगी यहाँ पे डायग्राम की, ये क्या आएगी, W L स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू क्या है आपकी, 0। तो ये क्या है आपका M डायग्राम है। एम डायग्राम का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना। इसी में आपको क्या कर देना है, लेटर से बीम की क्या है, ई आई है, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका मटेरियल किसी एक चीज़ से बना है, उसकी प्रॉपर्टी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ई है। तो आपको इसी डायग्राम को कुछ नहीं करना है, इसी डायग्राम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है किससे, ई आई से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई, है ना। ये 0 है। इसी चीज़ को आप M अपॉन ई आई डायग्राम कहेंगे। ओके, नाउ आप मोमेंट एरिया मेथड यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। ओके, डायग्राम बिटवीन बी एंड ए, है ना। तो ये क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए। एरिया कितना होता है, पैराबोला का एरिया होता है 1/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, L, हाइट कितनी है, W L स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 मिस कर दिया, W L स्क्वायर बाय 2EI। नाउ अगेन थीटा ए जो है वो क्या है, सपोर्ट क्या है आपका, फिक्स है। तो यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू क्या है, 0। सो यहाँ से आप थीटा बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6EI। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ना अगर आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप सेकंड थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग सेकंड थ्योरम, ओके, सेकंड थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, डेल्टा बी स्लैश ए
जो है वो क्या होगा, एक्स बार इंटू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड ए। तो इसको आप कैलकुलेट करिए b/a। ओके, पैराबोला के लिए सी जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। तो हालांकि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक इतना आसान नहीं है इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाना, है ना। तो थोड़ा सा वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये जो वैल्यू होती है एक्स बार की पैराबोलिक के लिए, ये होती है 3/4 इंटू एल, 3/4 ऑफ द लेंथ। और एरिया जो आपने कि ये एरिया कितना था आपका, 1/3 ऑफ एल इंटू WL² डिवाइडेड बाय 2EI। ओके, ये इस तरीके से था। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा WL³ डिवाइडेड बाय 8EI। ये वैल्यू क्या आई है आपकी, डेल्टा B/A, है ना। लेकिन आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए है YB चाहिए, है ना। तो अगेन सेम सिचुएशन, पिछली बार जैसा ही यहाँ पे भी आपको सुविधा मिल गई है ना। पिछली बार जैसे ही आपको सुविधा मिल गई है, वो सुविधा क्या है कि अगर आप इस बीम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, ये बीम जो डिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो अगर आप पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट बनाओ तो क्या होगी, यहीं पे टेंजेंट आ जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस है टेंजेंट से बी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, डेल्टा B/A। और यही असल में क्या है, YB। तो आप किस्मत वाले हैं कि दोबारा से आपको सुविधा मिल गई है ना। तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, WL³/8EI, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से वर्टिकल डिफ्लेक्शन और स्लोप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके AKU एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। हम थोड़ा और आगे देखेंगे, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, है ना। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। Okay, so we will continue in the next lecture. Thank you very much.